स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 लर्नवेल साइंस का चैप्टर नंबर 14 सब नेचुरल फिनोमिनन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो नेचुरल फिनोमिनन होती है, जैसे कि लाइटनिंग है, थंडरस्टॉर्म है, स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, टॉर्नेडोज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं और किस प्रकार से ये आगे कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, इनका जो मेन रीज़न क्या होता है, क्या प्रिकॉशन हमें इनको मतलब इस टाइम पे हमें लेना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स जो हैं इस चैनल में हमने कंप्लीट कराए हैं, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है और उस पर सारे चैप्टर्स चैप्टर लेवल 1 to ऑल अवेलेबल हैं। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हाँ, नेचुरल फिनोमिनन होती है, क्या क्या होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। साइक्लोन्स होते हैं, थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, या अर्थक्वेक होता है, ये सभी नेचुरल फिनोमिनन है। नेचुरल फिनोमिनन क्यों है? क्योंकि बाय नेचर ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये मैन मेड नहीं होते हैं, नेचुरली ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें किस प्रकार से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए, बिकॉज हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बिकॉज जब ये एक तरह से फॉर्म होते हैं और तो काफ़ी सारे डैमेज और एक तरह से इफ़ेक्ट्स हमें अफेक्ट करते हैं ये। ठीक है, तो देखो, यू विल लर्न अबाउट द फ्लड्स एंड द ड्राउट्स इन क्लास 6। हमने पढ़ा था फ्लड्स और ड्राउट्स के बारे में क्लास 6 में। ठीक है, फ्लड्स में क्या होता है कि जो अमाउंट होता है वाटर का वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, एंड ड्राउट्स में बिल्कुल कम हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल learn and discussed about the two natural phenomena that is called that is lightning and earthquake। ठीक है, ये मतलब दो फिनोमिनन के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइटनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल या डेडली डिस्प्ले इन नेचर। ठीक है, मतलब लाइटनिंग जो होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और डेडली एक तरह से डिस्प्ले होती है नेचर में ही। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर इसमें डायग्राम में देख सकते हो। तो ये कैसे कॉज होती है, इसका क्या रीज़न है, और तो इसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, 1952 बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑब्जर्व्ड ए मिराकुलस फिनोमेनन व्हेन ही वाज फ्लाइंग ए काइट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। एंड थंडरस्टॉर्म के दौरान वो एक जो है काइट को फ्लाई कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक मिराकुलस, इट मीन्स चमत्कारी, जो एक फिनोमेनन है वो देखा था, यानी घटना है वो देखी थी। फिनोमेनन मीन्स क्या होता है? घटना। ही अटैच्ड द काइट टू ए सिल्क स्ट्रिंग। तो उन्होंने जो काइट है उसको सिल्क स्ट्रिंग से अटैच किया था एंड टाई किया था आयरन की। ठीक है, एट द अदर एंड, यानी दूसरे जो एंड है उस पे उसने आयरन की को अटैच किया था, टाई किया था। ही टाई ए थिन मेटल वायर फ्रॉम द की। फिर उन्होंने की से एक थिन मेटल का वायर है जो कि उन्होंने अटैच किया था, एंड इंसर्ट इनटू ए लेडन जार। ठीक है, उसको एक लेडन जार में उन्होंने अटैच कर दिया। ठीक है, लेडन जार एक जार होता है जो कि चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। एंड ही आल्सो अटैच सिल्क रिबन टू की। और उन्होंने जो है की है उसमें सिल्क रिबन को भी अटैच किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे फ्लू द काइट बाय होल्डिंग ऑन टू द सिल्क रिबन, यानी उन्होंने सिल्क रिबन से होल्ड करके, यानी कि सिल्क जो रिबन है उसको पकड़ के जो है काइट को फ्लू किया, मतलब उसको उड़ाया। आफ्टर सम टाइम व्हेन द बॉट हिज नुकल्स नियर द की। ठीक है, मतलब फिर ये नुकल्स में उंगली को, ठीक है, की के पास लाए। ही सा एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, जैसे वो अपनी उंगली को की के पास लाए तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक जो स्पार्क है वो महसूस किया, यानी फील किया, बिटवीन द की एंड हिज नुकल्स, यानी कि उन्होंने अपनी की और नुकल्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क को फील किया। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द क्लाउड्स पास्ट थ्रू द स्ट्रिंग, यानी जो क्लाउड्स की दोबारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज है वो क्लाउड से जो स्ट्रिंग में पास हो गया था। हिज नुकल्स एंड फाइनली टू द अर्थ, और फिर नुकल्स में पास होता हुआ वो डायरेक्ट अर्थ में पास हुआ था। सो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट सो दैट, तो इसलिए जो फ्रैंकलिन का ये एक्सपेरिमेंट था इससे ये शो होता है दैट लाइटनिंग वाज एन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी,
लाइटनिंग जो होती है एक स्टैटिक मतलब स्तर इलेक्ट्रिसिटी होती है। ही पुट फोर्थ द आइडिया दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ए नॉर्मल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर उन्होंने ये बताया था कि हर मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट में एक चार्ज होता है जो कि स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब उसकी पोजीशन से होता है। ठीक है, स्टैटिक मीन्स यहाँ पर पोजीशन है। ठीक है, नीचे नुकल्स का मीन लिख रहा है एनी ऑफ द जॉइंट इन फिगर, यानी कि जो फिगर में हम जॉइंट कर सकते हैं वो नुकल्स होता है। ठीक है, तो नुकल्स के जरिए जो चार्ज है, ठीक है, नुकल्स के जरिए जो चार्ज है वो एक तरह से आया था, और ये चार्ज जो होता है चार्ज आयरन की के द्वारा आया था और फिर ज़मीन में चला गया। तो हर ऑब्जेक्ट में एक स्टैटिक चार्ज होता है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मतलब फिक्स चार्ज होता है दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, जैसे ये वायर में मान लीजिए अपना खुद का कुछ एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे कोई दूसरा वायर ये इससे अटैच होगा तो ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, यानी क्लोज कॉन्टैक्ट में होगा तब। एंड व्हेन दे आर रब्ड, और जब एक दूसरे से ये रब किए जाते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट टू कॉल दीज चार्ज। ठीक है, यानी कि रब किए जाते हैं जब भी ये एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को चार्ज कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में। ठीक है, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो चार्जेस की स्टोरी के बारे में अगर हम देखें तो एंशियंट ग्रीक डिस्कवर्ड ए स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ अंबर, उन्होंने अंबर की एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि व्हेन इट इज रब्ड विथ ए क्लॉथ, यानी अंबर को जब एक क्लॉथ के साथ में रब किया जाता है, इट कैन अट्रैक्ट नियर बाई बिट्स ऑफ द स्ट्रॉ ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, तो वो मतलब स्ट्रॉ जो ग्रेन्स है उनको एक अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंबर है ना बेटा, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग भी अंबर ही होता है। आगे देखो, चार्ल्स फ्रैंकोइस डी सेटर्ने डुफाय, एक गार्डनर ऑफ द किंग ऑफ द फ्रांस, in 1737 found that charged pieces of glass attracted other umber-like object but repelled the glass-like object। ठीक है, अंबर का जो मीनिंग होता है ना, एक अंबर एक हार्ड येलोविश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है ज्वेलरी और कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो उस मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक तरह से रब किया था। ठीक है, उसको रब किया था क्लॉथ के साथ में। ठीक है, और तब जाके वो है मतलब ग्रेन्स के जो बिट्स हैं उनको वो एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये जो गार्डनर थे उन्होंने एक मतलब चार्ज को पाया था कैसे कि ग्लास अट्रैक्टेड द अदर एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ग्लास पीसेस थे, ठीक है, वो दूसरे मतलब ऑब्जेक्ट्स को एक तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे, बट रिपेल द ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब सेम चीज़ को रिपेल कर रहे थे। रिपेल का मतलब है, मतलब रिपेल को हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, अपोज करना। ठीक है, अपोज का मतलब है जैसे कोई दो चीज़ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ अट्रैक्ट ना करे, मतलब एक दूसरे को जो दूर मतलब हो जाए, तो इस चीज़ को बोलते हैं रिपेलिंग। ठीक है, तो यानी कि जब सेम चीज़ होती है, जैसे ये भी ग्लास का ऑब्जेक्ट है और ये भी ग्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। जबकि डिफरेंट थिंग्स होती है, जैसे एक तो ग्लास का ऑब्जेक्ट है और एक किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन और एक तरह से रिपेलिंग है। ठीक है, तो जो गार्डनर थे, ही हैड डिस्कवर्ड टू फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस प्रकार से उन्होंने दो जो इलेक्ट्रिसिटी के फोर्सेस हैं उनको एक तरह से अट्रैक्ट वो महसूस किया, और वो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ही कॉल्ड दैम विट्रियस फॉर ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड द रेसिनियस फॉर द अम्बर लाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने मतलब जो ग्लास के साथ में जो ग्लास का
एक तरह से रिपेल करना हो रहा था, ठीक है, वो उन्होंने इस चीज़ को विट्रेस और ग्लास के साथ में अंबर के जो अट्रैक्शन है उसको रेजोनेंस कहा। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर बोथ ऑफ देम एक्वायर्स सम चार्ज, यानी कि जब हम दो बॉडी को, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, मतलब रगड़ते हैं, तो उनमें कुछ चार्ज होता है वो आ जाता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड चार्ज बॉडीज, तो उन्हें हम चार्ज बॉडी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कॉम्ब है, कॉम्ब को जैसे हम किसी रफ सरफेस पर ऐसे रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होती है, वो चार्ज हो जाती है और वो जो है एक तरह से वो पेपर पीसेज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। हम जब छोटे थे तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करते थे, आप भी कर सकते हो। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी व्हाट हैपन्स ब्रिंग टू सच ग्लास रोड्स क्लोज टू ईच अदर। तो अब हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम दो ग्लास रोड्स को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होता है, मतलब तो देखो, सो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर देखो दोनों ही ग्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक मैंने बताया था एक ग्लास है, इधर भी ग्लास है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब धक्का मारेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक टू ग्लासेज रोड्स एंड द रब देम विथ ए पीस ऑफ सिल्क, ठीक है। ग्लासेज की रोड लेनी है और उसको सिल्क के कपड़े पर हमें रब करना है और फिर हमने सस्पेंड करना है उसको, ठीक है। एक रोड को तो हमें सस्पेंड कर देना है, सस्पेंड मतलब ऐसे लटका देना है जैसे ये वाली हमने लटका रखी है, ठीक है, स्टैंड के साथ में। एंड ब्रिंग अदर ग्लास रोड नियर इट, और ये जो दूसरी ग्लास रोड है इसको लाना है, ठीक है, इसके पास लाना है मतलब, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सस्पेंडेड वाली जो ग्लास रोड है वो दूर हो जाती है, ठीक है। कब, जब हम इसको इसके पास लाते हैं, यानी कि वन रोड को अगर हम दूसरे रोड के पास लाएंगे तो एक दूसरे से रिपेल करेंगी। रिपेल का मतलब है कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लीजिए इसके पास में ग्लास रोड नहीं लाएं, मतलब ये वाली तो ग्लास ही रहेगी, बट ये वाली अगर हम चेंज कर दें और इस दूसरी मेटल की लाएं, और तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को मतलब रिपेल नहीं करती है। तो कहने का मतलब कि जो एबोनेट जो रोड्स हैं वो, ठीक है, अगर हम ये वाली एबोनेट की रोड्स लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा है एबोनेट रोड्स विच रब्ड विथ ए पीस ऑफ फर दे आल्सो रिपेल ईच अदर, यानी कि एबोनेट एक दूसरे को रिपेल करेगी, ग्लास एक दूसरे को रिपेल करेगी। लेकिन अगर एक एबोनेट ले ले और एक ग्लास ले ले तो फिर ये अट्रैक्ट करेगी। तो कहने का मतलब है जो सेम मतलब लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही जो होता है बेटा मैग्नेट में होता है। मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, ठीक है। तो जो टू पोल्स होते हैं ना वो होते हैं आपके साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। लेकिन अगर हम सेम ले लें, सेम का मतलब है अगर हम साउथ साउथ ले लें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर हम नॉर्थ नॉर्थ ले लें वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगले जो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम वो इसलिए पढ़ रहे हैं टू शो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही एक्सपेरिमेंट है सेम, ज़्यादा कुछ है नहीं है, तुम पढ़ लेना। इतना जो मैटर है इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, यही है कि जैसे मान लीजिए हम एक रॉड लेते हैं ये वाली, अगर हम इसको मान लीजिए ले रहे हैं ग्लास रॉड है, क्या है ग्लास रॉड, और ये वाली हम ले रहे हैं एबोनेट, ठीक है, ये वाली जो रॉड है एबोनेट की रॉड है। तो अगर हम डिफरेंट रॉड लेते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इट मीन्स ये क्या है, अनलाइक रोड्स हैं। सो और अनलाइक रोड्स का मतलब है अनलाइक चार्ज, ठीक है। मान लीजिए ये ग्लास की है तो इसको पॉजिटिव चार्ज कह दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसको पॉजिटिव कहते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब अनलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो अनलाइक चार्ज है, सो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों जो है पास लाने पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये तो नॉर्मल लाइफ में होता ही है, ठीक है। अगर तो देखो एक्टिविटी 2 से ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ पर लिख रहा है कि जो द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद द सिल्क कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज
यानी कि जो ग्लास रोड से हमने रब किया है, मतलब ग्लास की जो रोड है, अगर हम उसको सिल्क के क्लॉथ पर यानी कपड़े पर रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। और अगर हम एबोनेट की जो रोड है, अगर हम उसको फर के साथ में रब करते हैं तो वहाँ से नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ये तो लाइक तो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन सी हियर इज दैट चार्जेस जनरेट बाय द रबिंग डू नॉट मूव। ठीक है। दैट्स वाई सच चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक, यानी जो चार्जेस होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमने रब करके जो चार्ज किया था, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करता। अगर मूवमेंट करता तो हम उसको रब क्यों करते। ठीक है। हमने रब किया क्योंकि वो चार्ज जो होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मीन्स एक जगह फिक्स होता है। ठीक है, स्थिर होता है। ठीक है, मूवमेंट नहीं करता। सो व्हेन चार्ज मूव्स दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी। यानी कि जो चार्ज होता है वो स्टैटिक पोजीशन में होता है, लेकिन जब चार्ज जनरेट हो जाता है तो फिर वो मूव करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। ठीक है। व्हेन चार्ज मूव्स दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी कि जैसा कि हम पहले वाले चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को हमने पढ़ा था। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक तरह से क्वांटम मीन्स आवेश यानी कि चार्ज की फॉर्म में एक तरह से फ्लो होता है, किसमें, कंडक्टर्स में। आगे हम देख रहे हैं हाउ कैन बॉडी बी चार्ज, मतलब हम जो है बॉडी मतलब चार्ज को मतलब किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 मेथड पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम रबिंग, यानी कि रब करके भी बॉडी चार्ज हो जाती है। दूसरा है कंडेंसेशन और थर्ड है आपका इंडक्शन। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं चार्जिंग बाय द रबिंग। ठीक है, रबिंग से कैसे चार्ज करते हैं। तो देखो, ये बॉडी कैन बी चार्ज इजिली बाय रबिंग विद द अदर बॉडी, यानी कि अगर हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए टेक के प्लास्टिक स्केल, हमें जो है स्केल लेना है प्लास्टिक का जो आप यूज करते हो। ठीक है, लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए या तो आप स्केल ले लो या फिर कॉम्ब ले लो। ठीक है। और इसको हमें रब करना है हेयर पर, यानी कि हमारे बालों पर 8 या 10 टाइम्स इसको रब करना है। और कीप स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर ऑन टेबल, और हमें टेबल पर जो है स्मॉल पीसेज रखने हैं पेपर के, और हमें जो वो रब किया हुआ कॉम्ब है, ठीक है, वो उस पेपर के पास लाना है। ठीक है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो वो कॉम्ब है या फिर वो जो स्केल है वो उन पेपर्स को अटैक करता है। ठीक है। इट हैपन बिकॉज कॉम्ब गेट चार्ज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जैसे ही उस कॉम्ब को अपने जो है बालों पर एक तरह से रब किया था, तो बालों पर रब करने से वो कॉम्ब है वो एक तरह से चार्ज हो चुका है। सो वो क्या कर रहा है, वो कागज़ के जो टुकड़े हैं यानी कि पेपर के जो पीसेज हैं उनको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन रबिंग द एबोनेट रोड, ऐसे हम जब अगर एबोनेट की रोड को रब करते हैं बूल के साथ में, ठीक है, तो बूल जो होते हैं गेट्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द एबोनेट रोड गेट्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव हो जाती है और एक नेगेटिव हो जाती है। सिमिलरली ऑन द रबिंग ए ग्लास रोड, अगर हम ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्कोस के साथ में तो ग्लास जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता आता है और सिल्क क्लॉथ आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब जो चार्ज है वो इस प्रकार से जनरेट होते हैं। ठीक है। यानी कि चलो, तो यानी कि रब करने से भी हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय द कंडक्शन। ए बॉडी कैन आल्सो बी चार्ज बाय कंडक्शन, यानी किसी बॉडी को हम कंडक्शन द्वारा चार्ज कर सकते हैं। इसमें देखो कि बच्चों क्या होता है, इफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड टू अनचार्ज बॉडी, यानी कि अगर हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ में टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो जो है पास हो जाते हैं चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में। बाय दिस द ऑब्जेक्ट अटेन द सेम चार्ज एज द चार्ज बॉडी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम चार्ज को अटेन करता है। सपोज करो कि ये कोई चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है। ठीक है। जब हम इन दोनों को टच करते हैं, यानी कि जब हम इन दोनों को टच करते हैं तो
चार्ज बॉडी से ये चार्ज अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है टचिंग, यानी कि टच होनी चाहिए। दिस मेथड ऑफ द चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ बाय द कंडक्शन। तो यानी कि ये जो मेथड है वो कंडक्शन मेथड कहलाता है, ठीक है। अगला जो मेथड पढ़ते हैं हम वो है चार्जिंग बाय द इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है देखो, इंडक्शन इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इफ ए चार्ज बॉडी इज brought close to an uncharged body but does not touch it. The charged body induce an opposite charge on the uncharged body. This method of the charge transfer is called induction. इस मेथड में क्या होता है बच्चों देखो, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है लेकिन टच नहीं किया जाता, ठीक है। कंडक्शन में हम जो है चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के टच करते हैं तब जाके चार्ज जो है ट्रांसफ़र होता है, बट इसमें हम टच नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम दूरी रखते हैं और फिर भी जो चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी में ट्रांसफर। टू डेमोन्स्ट्रेट चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब इंडक्शन से चार्जिंग कैसे होती है, तो इस चीज़ को हम एक्टिविटी 4 में यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, चार्ज ए प्लास्टिक कॉम्ब बाय रबिंग इट विग्रोसली विथ योर ड्राई हेयर, मतलब हमें एक कॉम्ब लेना है, कॉम्ब को जो है अपने हेयर से विग्रोसली रब करना है, मतलब उसको ऐसे रब करना है, ठीक है। ओपन ए टैप, और फिर हमें नल को खोलना है। लेट द वाटर रन डाउन इन द वेरी स्लोली, ठीक है। तो हमें पहले उसको देखना है कि जो नल है उससे पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है, वर्टिकली स्ट्रीम कर रही है, वर्टिकली मतलब नीचे की ओर, ठीक है। तो ब्रिंग द चार्ज कॉम्ब नियर द वाटर, तो अब हमें जो है वो गिरता हुआ जो पानी है उसके बगल में हमें अपना जो कॉम्ब है वो लाना है पास में, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। पानी इधर गिर रहा है, चार्ज हमने जो चार्ज कॉम्ब है उसको हम इसके पास लाए, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर बेंड्स टूवर्ड्स द कॉम्ब, यानी कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो पानी की जो धाराएं हैं, पानी की जो स्ट्रीम है वो कॉम्ब की तरफ एक तरह से बेंड होने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मतलब बिना टचिंग के भी ये जो मेथड है वो है इंडक्शन का, ठीक है। दिस हैपन्स ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कॉम्ब, यानी कॉम्ब में जो चार्जेस प्रेजेंट है उनका अट्रैक्शन हो रहा है स्ट्रीम की तरफ, ठीक है। इसलिए जो है वो पानी जो है वो हमें एक तरह से इधर आता हुआ यानी कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस की, चार्ज को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है जो ऑलरेडी चार्ज है तो उससे हमें अनचार्ज ऑब्जेक्ट में जो है इलेक्ट्रिकल मतलब चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में हम जो है चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू मेटल कंडक्टर, यानी कि मेटल कंडक्टर के द्वारा, ठीक है। मेटल कंडक्टर मीन्स मेटल्स के कंडक्टर, जैसे तांबे का तार हो सकता है, कॉपर वायर हो सकता है, या फिर आयरन जो है वो हो सकता है, या सिल्वर हो सकता है। तो सारे ही मेटल्स होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, सो ठीक है। एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट, यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम यूज करते हैं चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट में जो है कितना चार्ज है, एंड मेजरिंग इट यूजिंग द प्रिंसिपल स्टेट अबव। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास रॉड फिटेड इन ए ग्लास जार थ्रू ए रबर स्टॉपर, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एक ब्रास रॉड होती है जो कि फिटेड होती है इन ए ग्लास जार थ्रू ए रबर, यानी कि रबर से जो है फिटेड होती है वो, ठीक है। ए ब्रास डिस्क इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ब्रास रोड, और जो ब्रास रोड होती है उसके ऊपर एक ब्रास की डिस्क यानी कि लगी हुई होती है, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ द ब्रास रोड, और ब्रास रोड का जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, लाई इनसाइड द बीकर, तो वो बीकर के अंदर हैज़ टू थिन गोल्ड लीव्स, ठीक है, हैंगिंग पैरेलल, मतलब जो है लीव्स जो होती है वो एक तरह से पैरेलल हैंगिंग होती है, ठीक है, जैसा कि हम इधर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ग्लास रोड है, ये आपका जो है अब ब्रास का डिस्क है जो कि टॉप पर है, ठीक है। ये ब्रास रोड है, और ब्रास रोड के नीचे जो है आपके गोल्ड लीव्स हैं, यानी कि मेटल फॉइल है जो कि ऐसे शेप बना रखी है, ठीक है। आगे देखो,
विच इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि जो ये स्ट्रिप्स हैं ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। लेट अस हाउ वर्किंग। अभी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमने देख लिया है ये होता है। अभी वर्क कैसे करता है उस चीज़ को हम यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो देखो, टेक ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि हमें गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो लेना है। टेक ए ग्लास रोड, और ये हमें ग्लास की रॉड लेनी है, यानी कांच की कोई रॉड लेनी है, ठीक है। या हम प्लास्टिक स्केल को भी ले सकते हैं, जो आपके पास आप स्कूल यूज करते हो ना, वो भी ले सकते हैं हम, ठीक है। उसको रब करना है सिल्क क्लॉथ से, यानी कि उसको सिल्क के कपड़े से रब करना है, या फिर आप अपने हेयर से भी कर सकते हो। जैसे आप रब करोगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। एंड ब्रिंग द चार्ज ग्लास रोड टू प्लास्टिक स्केल नियर द ब्रास डिस्क, और जैसे ही वो रबिंग के बाद में चार्ज होती है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस चार्ज जो है इन पे आ जाता है, और इसको हमें न्यूटन सॉरी जो ब्रास की जो डिस्क है उसके पास हमें लाना है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व, ठीक है। तो हम देखते हैं दैट ए गोल्ड लीव्स इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप डिवर्ज, यानी कि जो गोल्ड लीव होती है वो डिवर्ज हो जाती है। डिवर्ज मतलब उसमें जो मूवमेंट होता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑन द टचिंग द चार्ज रोड, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लस पॉइंट है, यानी कि जो प्लस चार्ज है वो इस डिस्क के माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर हमें डिवर्जन दिखाई देता है, ठीक है। द चार्ज फ्लोज फ्रॉम द रोड the gold leaves along the brass rod since both the gold leaves carry same charges, इसलिए जो गोल्ड लीव्स होती है वो सेम चार्जेज को कैरी करती है, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे जो गोल्ड की लीव्स होती है ना नीचे, ये इनमें एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। सिंस बोथ ऑफ गोल्ड लीव्स कैरी सेम चार्जेज एंड दे रिपेल, और जो ये डिवर्ज इसलिए होती है क्योंकि ये सेम चार्जेज को कैरी करती है, और मैंने आपको बताया था सेम चार्ज होता था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। लाइक चार्जेस रिपेल्स और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टच द ब्रास डिस्क विथ योर हैंड्स, और अब हमें जो ब्रास की डिस्क है उसको हाथ से टच करना है। द गोल्ड बार लीव्स कोलैप्स एंड कम बैक इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि जैसे हम उसको यानी कि इस डिस्क को हाथ से टच करेंगे तो उसमें जो चार्ज होता है वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, और वो अपनी बैक पोजीशन में आ जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज द गोल्ड लीव्स लूज चार्ज, यानी कि गोल्ड लीव जो होती है वो चार्ज को लूज कर देती है, यानी कि उनमें जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और वो चार्ज हमारी बॉडी में चला जाता है जैसे हम उसको टच करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक तरह से गुड कंडक्टर होती है चार्ज का। तो देखो, इन द एज सीन इन एक्टिविटी 5 द चार्ज ऑन द गोल्ड लीव्स गोज इनटू द अर्थ, यानी कि जो लीव्स में जो चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जाता है, और हमारी बॉडी हम अर्थ पे खड़े हुए हैं तो हमारी बॉडी का चार्ज हमारे अर्थ में चल जाता है, इस प्रकार से। तो द लीव्स आर देन सेट टू बी डिस्चार्ज, और लीव्स जो होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये प्रोसेस है, मतलब चार्ज बॉडी से तो चार्ज को हमने अर्थिंग मतलब अर्थ में जो है पहुंचाया है, तो ये हमारा अर्थिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसे हम अर्थिंग कहते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। आगे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय द कंडक्शन, रबिंग और इंडक्शन, 3 मेथड होते हैं बॉडी को चार्ज करने के। अगला है एक ग्लास रोड रब्ड बाय द सिल्क क्लॉथ इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें पॉजिटिव आएगा। आगे है एक एबोनेट रोड, तो एबोनेट वाला आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ग्लास रोड से पॉजिटिव चार्ज, एबोनेट से नेगेटिव चार्ज। द ट्रांसफर ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज बॉडी डज नॉट टच द अनचार्ज बॉडी, ठीक है। चार्ज बॉडी अगर अनचार्ज बॉडी को टच नहीं करेगी तो जो ट्रांसफ़र है वो इंडक्शन होता है, ठीक है। और इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू अर्थ, चार्ज बॉडी से चार्ज को अर्थ में ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है वो अर्थिंग होता है। क्या होता है? अर्थिंग होता है। आगे देखो लाइटनिंग एंड थंडर, लाइटनिंग और थंडर, ठीक है। लाइटनिंग और थंडर हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं वैसे, और यहाँ पर कुछ हम इसके अलग चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, डूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडरस्टॉर्म द हुज मासेज ऑफ द क्लाउड्स गेन इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि जब थंडर स्टॉर्म डेवलप होता है तो काफ़ी ज़्यादा हुज मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है चार्ज डेवलप होता है टू द फ्रिक्शन और क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसके कारण, ठीक है, विद द एयर एंड आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट और कार्बन पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है। इनसे जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट में चार्ज जो है वहाँ पे डेवलप होता है।
आगे देखो, इन वन पार्ट ऑफ द क्लाउड्स हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्लाउड्स के जो एक पार्ट में तो नेगेटिव चार्ज होता है, और इट कैन बी इंड्यूस एन अपोजिट चार्ज ऑन द नेबरिंग क्लाउड्स, यानी कि आप उनके पास में जो क्लाउड्स के पास में जो नेबरिंग क्लाउड्स होता है उसमें एक तरह से अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, कुछ में नेगेटिव कुछ में पॉजिटिव। व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स कम नियर, अब देखो अगर दो पॉजिटिव चार्ज पाँच में आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। द मोस्ट एयर आल्सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो मोस्ट एयर जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। दिस कॉज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज टू बिल्ड अप इन द क्लाउड्स, ठीक है। इससे क्या होता है, स्पार्किंग होती है और एक ह्यूज अमाउंट में जो चार्ज होता है वो बिल्डअप होता है, ठीक है, क्लाउड्स के बिटवीन। आगे देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आया फिर से देख लो। व्हेन टू अपोजिट चार्ज क्लाउड्स कम नियर, यानी दो अपोजिट चार्ज होते हैं पास आते हैं, एंड द मोस्ट एयर अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मोस्ट एयर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो के लिए अलाउ करती है, क्योंकि मोस्ट एयर में वाटर होता है, वाटर एक गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिस कॉज ए हुज अमाउंट, तो इससे जो है एक हुज अमाउंट चार्ज का हुज अमाउंट बिल्डअप होता है क्लाउड्स के बिटवीन। आगे देखो, व्हेन टू क्लाउड्स आर बॉट टुगेदर बाय विंड, और जब दो क्लाउड्स एक दूसरे के पास आते हैं, द चार्ज जंप फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, यानी कि चार्ज जो होता है वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में पहुंच जाता है, या फिर एक क्लाउड से जो है एयर में ट्रांसफ़र हो जाता है, रिजल्टिंग इन द हीटिंग अप ऑफ द एयर। अगर चार्ज एयर में ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसका मतलब जो है एयर में हीटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटिंग, तो इसलिए ब्राइट ग्लो कलर की जो लाइटिंग हमें प्रोड्यूस होती है दिखाई देती है। द सडन जंप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज का ये जो सडन जंप होता है थ्रू द एयर, मतलब एयर के थ्रू बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड्स इन सीन एज द इंटेंस स्पार्क इन द स्काई, तो इससे हमें एक तरह से स्पार्किंग सा प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है स्काई में, आसमान में, इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। और थंडरस्टॉर्म के दौरान ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म के दौरान जो है क्लाउड्स का जो मॉइस्चर होता है वो एक ह्यूज अमाउंट को, एक तरह से क्लाउड्स के ह्यूज अमाउंट को, ठीक है, और बिल्डअप करता है, ठीक है। और जब जो क्लाउड्स हैं जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं विंड्स के द्वारा, तो जो क्लाउड्स का जो चार्ज होता है वो जंप कर जाता है एयर में, और एयर हीटअप हो जाती है, हीटअप के कारण जो है एयर एक तरह प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो लाइटनिंग जो होती है एक तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने का प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक तरह से एयर में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो एक तरह से डिस्चार्ज होता है, तो हमें एक ब्राइट लाइट जो होती है फॉर्म होती दिखाई देती है। आगे देखो, द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग, और लाइटनिंग की प्रोसेस के दौरान जो हीट बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट्स ऑफ द एयर विच एक्सपेंड सडनली, तो एयर को वो हीट एक तरह से हीट कर देती है, मतलब गर्म कर देती है। दिस सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर, तो एयर जो होती है वो एक्सपेंड होती है, ठीक है, सडन क्या कर देती है एयर को, मतलब एक्सपेंड कर देती है। एंड डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन थ्रू द एयर, इसलिए जो है एयर की जो फॉर्मेशन है एयर में एक तरह से वेरिएशन देखने को मिलता है, प्रोड्यूसिंग ए लाउड साउंड विच इज कॉल्ड थंडर, और इसलिए लाउड साउंड जो है प्रोड्यूस होता है इसे हम थंडर कहते हैं। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टू नो दैट द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन आल्सो ऑक्यूर बिटवीन इट चार्ज क्लाउड्स एंड द अर्थ, मतलब इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन आल्सो ऑक्यूर्स बिटवीन द चार्ज क्लाउड, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो चार्ज क्लाउड और अर्थ के बिटवीन होता है। व्हेन चार्ज क्लाउड्स पासिस ओवर द टॉल बिल्डिंग, सुनो ध्यान से, अगर कोई चार्ज क्लाउड से बड़ी बिल्डिंग से पास होता है, मान लीजिए गुजरता है, या फिर कोई किसी ट्री से गुजरता है, इट इंडक्ट्स एन अपोजिट चार्जेस ऑफ देम, ठीक है, इफ द चार्ज बिल्डअप इज लार्ज इट लीड्स टू बी एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है, मतलब अगर किसी बिल्डिंग से चार्ज अगर जाता है और तो वो उस बिल्डिंग में एक तरह से अपोजिट चार्ज के मिलने के कारण वो स्ट्राइक करता है, मतलब स्ट्राइक होता है उस पर, और इसलिए जो एक तरह से चार्ज है वो वो चार्ज को डिस्चार्ज करता है, और लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग की फॉर्म में, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई कोई बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, ये टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से कोई क्लाउड्स जा रहा है और क्लाउड्स में चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है,
अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और इधर कोई नेगेटिव चार्ज मिल जाता है तो वो इस पर एक तरह से स्ट्राइक हो जाता है, पूरा चार्ज यहाँ पर जो है डिस्चार्ज हो जाता है और इसी से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक टॉल बिल्डिंग है और टॉल बिल्डिंग से हम ऊपर देखते हैं कि क्लाउड्स के आने से यहाँ पर एक लाइटनिंग फॉर्म दिखाई देती है। वो इसी कारण होती है क्योंकि क्लाउड्स का चार्ज जो होता है वो बिल्डिंग के अपोजिट चार्ज के साथ में एक तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखो लाइटनिंग जो स्ट्राइक है इससे काफ़ी सारे डैमेज होते हैं लाइफ को। ठीक है, डैमेज टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑन द अर्थ। ठीक है, स्ट्राइक मतलब लाइटनिंग होती है, इससे काफ़ी डैमेज होता है हमें। एंड कॉज दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडवाइज टू बी स्टैंड अंडर ए ट्री। इसलिए जो है एक हमें ट्री के पास में मतलब खड़े होने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, जब लाइटनिंग होती है तो हमें ट्री के पास बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, ठीक है, वो एक तरह से ट्री में एक तरह से ऑब्जर्व हो जाता है और ट्री उसको है अर्थिंग मतलब अर्थ कर देती है, अर्थिंग में पहुंचा देती है। अगर हम ट्री को पकड़ के खड़े होंगे तो वो चार्ज हमारी बॉडी में चला जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर होती है। सो टॉल बिल्डिंग्स के टॉल बिल्डिंग्स या ट्री है इनके पास हमें खड़ा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक होती है टॉल बिल्डिंग्स पर या फिर ट्रीज पर। आगे देखो लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स देखो, लाइटनिंग कंडक्टर्स इज सेफ्टी डिवाइस। ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि इंस्टॉल्ड होती है हाईएस्ट पॉइंट पे ऑन ए बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पर हम इसको लगाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग का डैमेजिंग इफेक्ट्स ना हो बिल्डिंग पर, इसलिए ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है। फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट टू बी सजेस्ट दैट लाइटनिंग रोड। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन ने इस लाइटनिंग रोड को सजेस्ट किया था अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ए लाइटनिंग रोड प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग टू बाय प्रोवाइड ए कंडक्टिव पथवे। ठीक है, वो अपनी बिल्डिंग को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है? वो एक मतलब कंडक्टिव पथवे तैयार करती है, यानी कि जो इस पर जो लाइटनिंग गिरेगी वो डायरेक्ट जो है नीचे जाके हमारी जो बिल्डिंग में यानी कि अर्थ में नीचे घुस जाएगा, मतलब वो चार्जिंग जो है अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इट लाइटनिंग कंसिस्ट ए मेटल, मतलब लाइटनिंग में क्या होता है, एक मेटल रॉड होती है विथ ए स्पैक्स एंड टॉप, मतलब स्पैक्स पे टॉप होती है, मतलब यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है जो कि चार्ज को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चार्ज को कलेक्ट करेगा और इससे जो है कॉपर प्लेट नीचे एक कॉपर की प्लेट जो होती है यहाँ पर अटैच होती है। ठीक है, और इसके नीचे वाले पार्ट में विच इज़ बरीड डिप इन द अर्थ, और ये कॉपर प्लेट नीचे तक आती है बिल्डिंग के और नीचे ज़मीन में गाड़ दी जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इस पर जो भी लाइटनिंग होती है वो डायरेक्ट वो पूरा चार्ज जो है अर्थ इसको एब्जॉर्व कर जाती है और अर्थ के एब्जॉर्व करने से हमारी जो बिल्डिंग है वो सेफ बच जाती है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि बिल्डिंग पर जो चार्ज गिरता है वो डायरेक्ट अर्थ में पहुंच जाता है और अर्थ जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज पॉइंट है। ठीक है, अर्थ में कितना भी बड़ा चार्ज हो वो उसको अपने अंदर कर लेता है। Whenever a cloud with an electric charge passes over the buildings, an equal opposite charge is built on the points end of the lightning conductor at the top of the building। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई क्लाउड है, मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग पर हमने ये रॉड लगा रखी है, तो जैसे ही कोई क्लाउड है इधर से पास होगा तो क्लाउड्स में चार्ज होता है, तो जितना क्लाउड्स में चार्ज है, ठीक है, उसके ही सेम इक्वल अमाउंट का चार्ज जो होता है ये यहाँ पर जनरेट होता है, तो ये जो चार्ज है इसमें चला जाता है और ये जो मेटल रॉड होती है वो एक तरह से बीच में मतलब पूरी बिल्डिंग के पास से गुजरती है और नीचे जाके ये अर्थिंग में मतलब अर्थ में एक तरह से घुसी रहती है, तो ये पूरा चार्ज जो होता है यहाँ से कलेक्ट होके अर्थ में चला जाता है। तो कहने का मतलब जितना चार्ज उस क्लाउड में होता है उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, मान लीजिए क्लाउड में प्लस चार्ज होता है, तो जितने अमाउंट में प्लस चार्ज होता है उतने ही अमाउंट में जो नेगेटिव चार्ज है इस मेटल पर, यानी कि इस जो बिल्डिंग का ये जो मेटल का पॉइंट है ना, ये चार्ज कलेक्टर रोड है, इस पर जनरेट होता है उतना ही मतलब इक्वल अमाउंट का चार्ज। इसलिए ये जो क्लाउड्स का चार्ज है पूरा इसमें चला जाता है और अर्थ में चला जाता है और हमारी बिल्डिंग्स को एक तरह से प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, दिस चार्ज कैन नॉट बी हेल्ड अप बाय द मेटल्स एंड ऑल ऑफ गो सेपली, मतलब ये जो चार्ज है वो मेटल के द्वारा होल्ड नहीं होता है क्योंकि ये पूरा ही जो है
मेटल रोड के द्वारा अर्थ में चला जाता है। 10 क्लाउड्स आल्सो लूज इट्स चार्ज, और जो क्लाउड्स है वो अपना चार्ज को लूज कर देते हैं। इन दिस वे व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द बिल्डिंग, और जैसे ही बिल्डिंग पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, इट फ्लो द अर्थ थ्रू द मेटल रोड, तो मेटल रोड के द्वारा वो चली जाती है और बिल्डिंग एक तरह से डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जितनी भी बिल्डिंग्स है उसमें ये जो चार्ज रॉड जो होती है वो लगी होती है। ठीक है, उसके टॉप पर। आगे देखो, सेफ्टी मेजरमेंट टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान हमें क्या क्या मेजरमेंट जो है अपने अपनाने चाहिए। देखो, डू नॉट स्टैंड अंडर ए ट्री। पहली बात तो किसी भी लंबे पेड़ के पास या किसी लंबी बिल्डिंग के पास स्टैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्यों पता है ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि लाइटिंग जो है इनमें फॉल होती है। नेक्स्ट है, डू नॉट रिमेन इन ए ओपन स्पेस, मतलब डो नॉट रिमेन इन ए ओपन स्पेस, टेक शेल्टर इन साइड ए बिल्डिंग। यानी कि हमें ओपन स्पेस में नहीं रहना चाहिए, हमें या तो किसी बिल्डिंग के नीचे जो है शेल्टर लेना चाहिए, एंड या फिर टेक शेल्टर व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स के नीचे भी हमें शेल्टर लेना चाहिए अगर हम ले सके तो। एंड ऑल इट्स डोर आर विंडोज आर क्लोज्ड, लेकिन व्हीकल्स की जो डोर है, विंडो है, वो क्लोज होनी चाहिए। एंड द मेटलिक फ्रेम्स ऑफ द व्हीकल्स एक्ट एज लाइटनिंग कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमें ऐसी सलाह क्यों दी जाती है कि हमें हमें व्हीकल्स के अंदर डूब जाना चाहिए, बाहर ओपन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटलिंग जो कंडक्टर होता है ना, व्हीकल का जो आउटर बॉडी होती है, ये एक तरह से उस चार्ज को कलेक्ट करके और उसको अर्थ में नीचे पास कर देती है। ठीक है, और हमें कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि अगर हम इसके अंदर हैं तो हम सेफ हैं। क्यों? डो नॉट टच द मेटल पार्ट ऑफ द व्हीकल। लेकिन ध्यान रहे, हमें व्हीकल के मेटल पार्ट को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम व्हीकल के मेटल पार्ट को टच करेंगे अंदर से तो हमें शॉक लग सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि ये जो मेटल का पार्ट है इसमें चार्ज होता है। यानी कि ऊपर से जो लाइटनिंग होती है उसका चार्ज इस मेटल पार्ट पर जाता है। अगर हम बीच में बैठे हुए हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये मेटल पार्ट जो है चार्ज को कलेक्ट करके नीचे अर्थ में डाल देगा। अगला पॉइंट है, डू नॉट गो ऑन द टेरिस ऑफ एनी टॉल बिल्डिंग। ठीक है, टॉल बिल्डिंग के टेरिस पर हमें नहीं जाना चाहिए ऐसी टाइम पे जब लाइटनिंग होती है तो। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इन ओपन स्पेस कैन नॉट फाइंड ए सेफ पैलेस टू गो। अगर आप ओपन स्पेस में हो तो आप एक सेफ पैलेस को फाइंड करो। ठीक है, स्क्वायर डाउन ऑवर फिट विथ ओनली योर फिट टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, प्लेस योर हैंड्स एंड ऑन योर नीज विथ योर अ हेड बिटवीन द हैंड्स। ठीक है, मतलब हमें एक तरह से अपने हाथों को हमें मतलब सट पोजीशन में पैर डालना चाहिए, ताकि हमारे जो पैर हैं वो एक तरह से उसको टच नहीं करे, किसको, बॉडी को, मतलब उस अर्थ को टच ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग। अगर हम बिल्डिंग के साइड है, डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक टेलीविज़न वगैरह। ठीक है, और कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स है इनको, क्योंकि यार ये जो सभी चीज़ें होती है वो चार्ज का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, तो इनके अंदर जो है लाइटनिंग का चार्ज फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट है, डू नॉट टेक ए शोअर एज वाटर। मतलब हमें शोअर पानी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पानी एक गुड कंडक्टर होता है, तो चार्ज उसमें फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट है, अवॉइड यूजिंग लैंडलाइन फ़ोन्स। तो लैंडलाइन फ़ोन भी यूज करना हमें अवॉइड करना चाहिए, एज ए लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन्स कोड्स। ठीक है, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है टेलीफोन कोड्स पे, देन वो भी एक तरह से गुड कंडक्टर होती है। सो सेफर टू बी यूज फ़ोन, इसलिए हमें फ़ोन को ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लैंडलाइन फ़ोन को नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं उसमें भी वायर होते हैं, और वायर तो एक तरह से गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। आगे जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है। लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राइट लाइट, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, द सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए एयर प्रोड्यूस थंडर, तो बिल्कुल फॉल्स है। ए लाइटनिंग कंडक्टर इज फिक्स्ड ऑन शॉर्ट बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हाई बिल्डिंग पर लाइटनिंग कंडक्टर को लगाया जाता है। इट इज सेफ टू बी स्टैंड अंडर ए ट्री, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि पेड़ के पास हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो ये ट्रू है। ठीक है, आगे देखो, अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक भी एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, ध्यान दो, द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ क्रस्ट का जो सडन शेकिंग होता है, यानी अर्थ क्रस्ट जो होती है वो सडन एक तरह से शेक करती है। शेक करने का मतलब हिलती है, इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, इट कॉजेज ग्रेटर डेंजर टू बी लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी, यानी कि इससे हमें काफ़ी हमारी लाइफ का और प्रॉपर्टी दोनों का ही मतलब नुकसान होता है। टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक,
ठीक है। अर्थ क्यूब का अब हमें अगर रीजन अंडरस्टैंड करना है, लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो हमें अर्थ की जो है लेयर्स के बारे में जाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें अर्थ क्यूब को जानना है तो उसकी लेयर्स को भी जानना ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं, देखो, लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की जो हमारी लेयर्स होती है उनमें जो पहली लेयर्स होती है वो है क्रस्ट, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट जो होती है हमारे अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये जो है 5 से लेकर 70 किलोमीटर के बिटवीन तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 to 11 किलोमीटर थिक एज द ओशन फ्लोर। मतलब ये हमारे ओशन का फ्लोर होता है एक तरह से 6 to 11 किलोमीटर, क्योंकि आपने पढ़ा है mariana ट्रेंच जो है, मैरियाना जो ट्रेंच है उसकी जो है मतलब डिपेस्ट है, सबसे डिपेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ सरफेस का, ठीक है। लगभग 12 किलोमीटर है, 12 या 10 किलोमीटर है। तो ये अर्थ क्रस्ट का सबसे डिपेस्ट पार्ट है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 6 से 11 किलोमीटर जो है थिक है एट ओशन फ्लोर। नेक्स्ट है मेंटल, ठीक है। एक पहली तो क्रस्ट है आउटर आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे है मेंटल, ठीक है। इट लाई अंडर द क्रस्ट, मतलब ये क्रस्ट के अंदर होती है और एक्सटेंड अप टू द 2900 किलोमीटर, मतलब इतने किलोमीटर तक ये फैली हुई है नीचे। इट कंसिस्ट ऑफ द सेमी सॉलिड रॉक्स, इसमें सेमी सॉलिड रॉक्स होती हैं एंड कुछ एलिमेंट्स जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये भी इसमें कंसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है उसके नीचे जो होती है वो होती है कोर, ठीक है। देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ऊपर वाली लेयर है इसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे ये जो दिख रही है आपको ये वाली लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ये भी क्रस्ट का पार्ट है। और इसके नीचे जो होती है उसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो होती है वो आउटर कोर है, उसके नीचे इनर कोर है, ये जो येलो वाली है इसको इनर कोर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कोर के बारे में। इट लाइज बिलो द मेंटल, मतलब मेंटल के जो नीचे होती है वो कोर होती है एंड इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। कोर जो होती है सबसे अंदर की लेयर होती है हमारे अर्थ की। इट एक्सटेंड टू द अबाउट 63 किलोमीटर, मतलब 6300 किलोमीटर की अंदर गहराई में भी ये फैली हुई होती है। इट आउटर कोर कंसिस्ट ऑफ द आयरन, इसके आउटर कोर में आयरन होता है, निकेल होता है एंड जो कि मोल्टन स्टेट में होता है, मतलब पिघली हुई स्टेट में होता है। और जबकि जो इनर कोर होता है, ठीक है, उसमें जो है सॉलिड बॉल की तरह होता है, कंपोस्ट मैनली आयरन से बना होता है। ये देखो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको बॉल की तरह, ये वाला पार्ट ये आयरन से बना होता है, ठीक है। द इनर कोर इज अबाउट 1 to 00 किलोमीटर इन डायमीटर, मतलब इसका डायमीटर जो होता है 1 to 00 किलोमीटर होता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अराउंड 4 डिग्री। ध्यान देना, इस सेंटर का, अर्थ के जो सेंटर का पॉइंट है वो 4 टेम्परेचर वो है 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एंड द प्रेशर हेयर इज, और यहाँ का जो प्रेशर होता है वो भी एक ह्यूज अमाउंट में होता है, ठीक है। ये होता है 37 लैक्स के करीब। आगे देखो, द इनर कोर इज सॉलिड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, ठीक है। अंदर का जो जो ये वाला पार्ट होता है ये सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और डेप्थ के बढ़ने के कारण। तो ये हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है क्योंकि हमें अर्थ क्यूब को समझना है। अब हम पढ़ते हैं कि अर्थ क्यूब के होने के कारण क्या है। तो देखो, कॉज ऑफ द अर्थ क्यूब्स, अर्थ क्यूब्स कैन बी कॉज ड्यू टू द, अर्थ क्यूब क्यों होता है। पहली बात तो मूवमेंट ऑफ द टेक्नोटिक प्लेट्स, यानी टेक्नोटिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो है अर्थ क्यूब एक तरह से फॉर्म होता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ द टेक्नोटिक प्लेट्स, अर्थ क्रस्ट जो होती है टेक्नोटिक प्लेट से बनती है। व्हेन द टेक्नोटिक प्लेट्स मूव, अब ये टेक्नोटिक जो प्लेट्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती है। समटाइम द एज ऑफ द दीज प्लेट्स कोलाइड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ में ग्रेट फोर्स के साथ में कोलाइड हो जाती है, यानी मिक्स अप हो जाती है। सो दे में गेट डिफॉर्म्ड, इसलिए जो प्लेट्स होती है वो डिफॉर्म हो जाती है या डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है प्लेट्स, ठीक है। एंड या तो क्रश हो जाती है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है, फ्रैक्चर्ड हो जाती है, मतलब ये प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करती है तब। सो दे में स्लाइड अंडर ईच अदर, मतलब जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती है एंड मूव होती है, ठीक है। तो इसके कारण जो होता है एक तरह से वेव्स जो होती है, मतलब जो क्रस्ट है उसमें एक तरह से वेव्स जनरेट होती है, मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट जो है उसमें वेव्स जनरेट होती है और उन वेव्स के जनरेट होने से अर्थ क्यूब बनता है। दिस वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स, इन वेव्स को बोलते हैं सेस्मिक वेव्स, यानी कि जो टेक्नोटिक प्लेट्स के बिटवीन जो फोर्स लगता है इससे जो प्लेट्स मतलब वेव्स बनती है वो मतलब सेस्मिक वेव्स कहते हैं हम उन्हें, ठीक है।
आगे देखो, पहला पॉइंट देखो, द प्लेस फ्रॉम वेयर इज अर्थक्वेक इज ऑरिजिनेट, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि वह स्थान जहाँ पर जो अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है, मतलब स्टार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं सेस्मिक फोकस। क्या बोलते हैं उसे? सेस्मिक फोकस, क्योंकि वो सेस्मिक वेव्स का फोकस होता है। एंड पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर ऑफ। फोकस पॉइंट के बीच ऊपर का जो सेंटर होता है एपी सेंटर होता है। यहाँ पर डायग्राम में समझो इसको, ठीक हो। मान लीजिए यहाँ से आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एपी सेंटर, मतलब सॉरी, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं या फिर फोकस सेस्मिक बोलते हैं। और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एपी सेंटर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एपी सेंटर जो होता है हमेशा जो है फोकस के ऊपर होता है। यानी कि आपके ये देखो वेव्स बन रही है, ऐसे बनती है वेव्स, ऐसे बनती है सेस्मिक वेव्स, ठीक है। और क्यों बनती है? टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण बनती है, और इसके कारण ये फोकस पॉइंट बनता है और इसके ऊपर एपी सेंटर होता है। आगे देखो, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैविंग क्रिएटेड वीक पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, इनसे वीक पॉइंट्स क्रिएट होता है अर्थ क्रस्ट में, विच आर कॉल्ड फॉल्ट्स। इनको हम फॉल्ट्स कहते हैं, मतलब जहाँ पर एक तरह से ज़्यादा अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे कुछ प्लेसेस होते हैं, ठीक है। ऑल अर्थक्वेक्स आर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड रखते हैं इंटेंसिटी का। यानी कि कोई भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब अर्थक्वेक जो होता है वो कितनी इंटेंसिटी के, मतलब उसकी वेव्स जो होती है वो जनरेट जो होती है वो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, तो उसको हम सेस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सेस्मोग्राम, ठीक है। सेस्मिक वेव्स का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो सेस्मोग्राफ से करते हैं, और इसको जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है वो सेस्मोग्राम कहलाता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रेक्टेड स्केल्स। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, कि कितना डिग्री, कितना अमाउंट में जो है, कितना स्केल में जो है हमारा अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, तो वो एक तरह से रिएक्टर स्केल से मेजर किया जाता है, ठीक है। द रिएक्टर स्केल हैज़ मार्क्ड 0 से 9 तक उसमें काउंटिंग मार्क होती है, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज रिएक्टर स्केल इज एज फॉलोज। देखो, जैसे अगर मान लीजिए उसमें 0 से 9 तक आपके मार्किंग होती है, अगर 0 से 2 अगर ये होती है तो ये अननोटिशिएट होती है। मतलब अगर ये इस रेंज का अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे तो हम पता ही नहीं लगता, मतलब नोटिस भी नहीं होता कब आया। 2 से 4 अगर की रेंज है तो ये वेरी माइल्ड होती है, मतलब इससे बहुत कम नुकसान होता है। 4 से 6 की जो रेंज होती है इससे मॉडरेट नुकसान होता है। 6 से 8 की जो रेंज होती है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और 8 से 9 वेरी शार्प, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखो, हम इसमें पढ़ लेते हैं फैक्ट टू फाइल में। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स एंड मैनी से स्मॉलर वंस, यानी पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसी के आधार पर जो है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट पे जो है एक तरह से जो अर्थक्वेक का प्लेस होता है, अर्थक्वेक का जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखा रखा है अर्थक्वेक ऑकर्स व्हेन द 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मूव सडनली टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चलती है तब अर्थक्वेक जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको समझो एक बार कि ये जो इस कलर वाली है ना, ये वाली जो है इसके मतलब ब्लू के ऊपर मतलब मूव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तब जाके ही तो अर्थक्वेक जनरेट होता है। और ये है आपका सेस्मोग्राफ, ठीक है। सेस्मोग्राफ से हम एक तरह से इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार की है, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं वोल्केनो इरप्शन, ठीक है। ये भी एक तरह से नेचुरल फिनोमिना है, वोल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है। तो देखो, वैन ए वोल्केनो इरप्शन ऑक्यूर्स हॉट मोल्टन रॉक, यानी जैसे हम वोल्केनो इरप्शन के बारे में बात करते हैं तो हॉट मतलब जो रॉक्स होती है वो मोल्टन स्टेट में एक तरह से बाहर निकलती है, एंड हॉट गैसेज भी उनके साथ में निकलती है, ठीक है। प्रेशर कैम आउट थ्रू ए होल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि ज़मीन से एक होल से एक तरह से बाहर एक मोल्टन स्टेट में लावा जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, दिखाई देता है हमें, इसे हम बोलते हैं वोल्केनो इरप्शन, ठीक है। द एनर्जी एंड रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनो इरप्शन कॉज वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट विच रिजल्ट इन द अर्थक्वेक। तो यानी कि अब वोल्केनो इरप्शन भी एक तरह से अर्थक्वेक का रीजन होता है, क्योंकि जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो हमारी
अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनके बीच में वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन का कारण जो है टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द वोल्केनो एरप्शन आर शैलो एंड अफेक्ट्स स्मॉल एरिया, ठीक है, क्योंकि ये जो होती है वो एक तरह से कम एरिया को ही अफेक्ट करती है, क्योंकि इनका जो एपिसेंटर जो बनता है वो कम एरिया पे ही बनता है। आगे हम बात करते हैं मैन मेड एक्सप्लोरेशंस, ठीक है, इंसानों के द्वारा जो है एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो माइनिंग, यानी कि माइनिंग में मतलब एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं, मतलब धमाके किए जाते हैं, बड़े बड़े बम ब्लास्ट किए जाते हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग की जाती है रॉक्स यूजिंग द डायनामाइट, ठीक है, ब्लास्टिंग ऑफ द रॉक्स यूजिंग द डायनामाइट न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन कॉजिंग वेरी पावरफुल वाइब्रेशन। तो यानी कि जब ब्लास्टिंग होती है तो इनसे भी एक तरह से बहुत ही पावरफुल एक तरह से वाइब्रेशन होता है, ठीक है, विच कैन कॉज अर्थक्वेक इन द एरिया अराउंड द साइट ऑफ द एक्टिविटी। तो उस पर्टिकुलर जो साइट है उसके आसपास के एरिया में अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। ये रीजन्स हैं अर्थक्वेक आने के। आगे है अफेक्ट आफ्टर द अर्थक्वेक, ठीक है, आफ्टर द अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, सिंपल सी बात है। तो द डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, ठीक है, किसी अर्थक्वेक से कितना मतलब डैमेज होगा वो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होता है कि अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। अगर हाई अमाउंट में है, मान लीजिए 8 से 9 है या 7 से 8 है, तो सिंपल सी बात है मैग्नीट्यूड हाई होगा तो अर्थक्वेक जो है बहुत खतरनाक होगा तो एक तरह से डैमेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड फोकल डेप्थ पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर से कितनी डिस्टेंस है उस पर भी वो अर्थक्वेक डिपेंड होता है, ठीक है। एंड समटाइम्स अफेक्ट सम ऑफ द अर्थक्वेक्स आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। एन अर्थक्वेक कॉज्ड डायरेक्शन टू मैन मेड स्ट्रक्चर लाइक जैसे रोड्स है, ब्रिज है, डैमेज है, मतलब डैम्स है, बिल्डिंग्स है, ठीक है, इन सबको एक तरह से कोलैप्स कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है अर्थक्वेक, ठीक है। अगला पॉइंट है ग्राउंड सरफेस में भी डिफॉर्म ड्यू टू द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक से जो ग्राउंड का सरफेस होता है वो एक तरह से डिफॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल पोल्स और टेलीफोन लाइंस तो होती है, ये तो अपरूटेड हो जाती है, मतलब उखड़ जाती है, ठीक है, ट्रीज भी उखड़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्पार्क फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पोल्स कैन बी कॉज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल से स्पार्किंग तो होगी क्योंकि लाइट के खंभे वंबे सब टूट जाते हैं बेटा। इन माउंटेन्स रीजन अर्थक्वेक कैन कॉज लैंडस्लाइड, एंड माउंटेन रीजन में क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, मतलब जो माउंटेन्स है वो स्लाइड होकर ज़मीन पर गिर जाएगी, मतलब कुछ उनके हिस्से, कुछ पार्ट्स। नेक्स्ट है द इट कॉजेज लॉन्ग लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसे एज पीपल गेट बरीड अंडर द डेब्रिज, मतलब डेब्रिज में बरीड हो जाते हैं, ठीक है, कोलैप्स स्ट्रक्चर एंड तो इसलिए लाइफ का एक तरह से लॉस होता है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक दैट टेक प्लेस इन द सी कॉज सुनामी, अगर सी के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है तो वो सुनामी एक तरह से बन जाती है। सुनामी इज ए सीरियस हाई वेव, सुनामी एक तरह से बहुत ज़्यादा हाई वेव्स होती है वो, ठीक है, दैट कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड द डैमेज टू बी लाइफ, ठीक है, सुनामी से तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और ये जो डिस्ट्रक्शन होता है वो ऑब्वियसली बात है कि कोस्टल एरियाज़ में होगा, ठीक है, मतलब जो एरियाज जो समुद्र के किनारे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लाइफ का लॉस होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान हमें क्या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए तो हम पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, पहले कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड हाउसेज आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियरिंग शुड बी कीप्स माइंड टू बी मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है, जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो पहले ही इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि कम से कम जो है अर्थक्वेक के जो है साइड इफेक्ट्स इस बिल्डिंग में देखने को मिलें। इन प्लेस वेयर अर्थक्वेक ऑक्यूर्ड क्वाइट ऑफ्टन लाइट मेटल्स बी टिम्बर एंड मड शुड बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसी साइट जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं तो वहाँ पर जो है मतलब बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो मटेरियल्स है वो लाइट यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे रूफ्स वगैरह है शुड बी लाइट एज पॉसिबल, ठीक है, तो वहाँ पर लाइट रूफ वगैरह रखी जाती है ताकि वो गिर भी जाए तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, और हमारी लाइफ को नुकसान ना हो। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन द बिल्डिंग्स शुड बी कीप्ड हैंडी इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रैक्स इन द बॉल्स एंड सीलिंग शुड बी रिपेयर्ड, अगर बॉलिंग और सीलिंग में क्रैक्स हैं तो उन्हें रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है कपबोर्ड्स है, शेल्फ्स है, कैबिनेट्स आर शुड बी फिक्स्ड firmly ऑन द वॉल्स सो दे डू नॉट फॉल ईजिली, ठीक है, मतलब हमें जो कप बोर्ड्स वगैरह इस प्रकार से हमें सेट करनी चाहिए कि ये ईजिली फॉल ना हो सके। अगला है डोर्स इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग शुड ओपन आउट बार्स, मतलब बाहर की तरफ खुलनी चाहिए डोर्स टू इंश्योर दैट दे ओपन ईजिली, ताकि वो ईजिली ओपन हो सके, ठीक है।
आगे पर्सनल सेफ्टी है, ये तो कुछ सेफ्टी हो गई, और हम हमारी कैसे सेफ्टी कर सकते हैं उसके लिए नीचे हम पढ़ लेते हैं। पहला है ट्राई टू बी लीव द बिल्डिंग सून एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग से दूर होने की कोशिश करो, बिल्डिंग में अंदर रहने की कोशिश मत करो। ठीक है, कहीं तुम थंडरस्टॉर्म की तरह बिल्डिंग के अंदर रहने की कोशिश करोगे। ठीक है, थंडरस्टॉर्म एक लाइटनिंग एक अलग चीज़ है, अर्थक्वेक एक अलग चीज़ है। ठीक है, मूव टू बी ओपन एरिया, तो इसमें हमें ओपन एरिया में जाना चाहिए, जबकि जो थंडरस्टॉर्म है ओपन एरिया में अलाउ नहीं करता। ठीक है, बट कीप अवे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल्स और टॉल ट्री से इस हमें दूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक तरह से अर्थ ये फॉल हो सकते हैं, मतलब ये खुद भी अर्थक्वेक में फॉल हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो हमारे ऊपर ही गिरेंगे, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। ऑलवेज यूज स्टेयर, और हमेशा स्टेयर का यूज़ करें। गेट आउट द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से बाहर आने के लिए। नेवर यूज ए लिफ्ट, लिफ्ट का यूज़ ना करें। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट मूव आउट द बिल्डिंग, अगर तुम बिल्डिंग से बाहर नहीं आ सकते, टेक शेल्टर अंडर ए हैवी टेबल, तो आपको एक हैवी टेबल के अंडर अपने आप को छुपा लेना है नीचे। एंड कीप योर हैंड्स ओवर द हेड, अपने हेड पर अपने हैंड्स को रखना है, ताकि इस पोजीशन में बैठना है। ठीक है, ताकि हेड को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके, क्योंकि ऊपर टेबल है, टेबल भी हार्ड होनी चाहिए। इन केस यू आर इन बेड, अगर आप बेड पे हो, प्लेस ए पिल्लो ओवर योर हेड, तो हेड की तरफ, मतलब हेड के ऊपर हमें पिल्लो को ढक लेना चाहिए। टर्न ऑफ द पावर सप्लाई इमीडिएटली, अगर घर की पावर सप्लाई है उसको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए इस टाइम पे। नेक्स्ट है यू आर इनसाइड ए कार, अगर हम कार के इनसाइड हैं, स्टॉप द व्हीकल्स इन ए ओपन एरिया, तो हमें व्हीकल्स को ओपन एरिया में स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आसपास कोई इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, टॉल ट्री नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए, कहीं उनके पास खड़ी कर दो और वो आपकी कार के ऊपर गिर जाए। ठीक है, तो ये आपके बच्चों ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। लास्ट में हम देख लेते हैं टाइम टू आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सर्कल करना है ऑड वन को। ठीक है, द इज आउटर मोस्ट लेयर, तो आउटर मोस्ट लेयर आपकी क्रस्ट होती है। अर्थक्वेक ऑक्यूर्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स नॉट लिथोस्फीयर। ठीक है, इसमें ये आएगा। अगला है द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट, ठीक है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। एपिसेंटर तो उसको ऊपर होता है। ठीक है, और इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स, तो सेस्मिक वेव की इंटेंसिटी को सिस्मोग्राफ एक तरह से रिकॉर्ड रखता है ना। रिकॉर्ड तो सिस्मोग्राफ में रखा जाता है, मेजर सेस्मोग्राफ करता है। आगे है अर्थक्वेक कैन लैंडस्लाइड जो होता है ना अर्थक्वेक में, वो माउंटेन्स रीजन में होता है। ठीक है, यूज ऑफ स्टेयर्स, हमेशा स्टेयर का यूज करना चाहिए हमें बिल्डिंग्स पर ऊपर नीचे जाने के लिए। लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट जो होती है उसमें डैमेज हो सकता है। तो ये आपके सारे जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक बटन प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से सारे चैप्टर्स जो है एक साथ देख सकते हो। तो जाइए एंड वॉच कीजिए, अपनी स्टडी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाएं।